अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने इसके क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के पहले पार्ट में बात की थी ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की एटिकोएंट्रल टाइप, और ये वो बीमारी है जिससे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ही इससे बच पाते हैं, वरना ये काफ़ी नुकसानदेह टाइप का ओटाइटिस मीडिया है। इसमें होता क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट मिडल ईयर का इन्वॉल्व होता है, मिडल ईयर क्लेफ्ट का इन्वॉल्व होता है, जिसमें एटिक, एंट्रम, पोस्टीरियर टिम्पेनम और मैस्टॉइड सब कुछ आ जाता है। ये इतना फैल जाती है बीमारी कि ये सब कुछ इनको इन्वॉल्व कर लेती है, और ये अनसेफ या डेंजरस टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये कि इस बीमारी में एटिकोएंट्रल टाइप में कोलेस्टिटोमा होता है। ये है वो मुजरिम जो कि इस बीमारी को ख़तरनाक बनाता है। अब पैथोलॉजी क्या है एटिकोएंट्रल टाइप डिज़ीज़ की? एटिकोएंट्रल टाइप डिज़ीज़ जो है वो एसोसिएटेड है, यानी उसमें होता है ये सब कुछ क्या, कोलेस्टिटोमा, ऑस्टियाइटिस ग्रेनुलेशन टिश्यू, ऑसिकुलर नेक्रोसिस और कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमस। ये वो चीज़ें हैं जो इस बीमारी का ख़ासा है, यानी इस बीमारी में होती हैं, ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप डिज़ीज़ में नहीं होती। अब बात करेंगे हम कोलेस्टिटोमा की, कि ये जो जिसके लिए हम इतना कुछ कह रहे हैं कि यही वो मुजरिम है, बीमारी है, तकलीफ़ है, जिसकी वजह से क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया चलता है और सारी ख़राबियाँ पैदा करता है। तो ये है क्या? इसकी डेफिनेशन ये है, अ सेक लाइन बाय स्किन फाउंड इन द मिडल ईयर। इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि एक थैली है, यूँ समझ लें, जिसके अंदर की लाइनिंग होती है अंदर है, तो उसकी लाइनिंग जो है वो स्किन से बनी है। स्किन क्यों? स्किन में क्या होता है जो हमने स्किन कह के जान छुड़ा ली? स्किन क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड, जो कि हमारी जिल्द में मौजूद है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये इसमें इस केराटिन की वजह से और स्किन लाइनिंग की वजह से उस थैली के अंदर ही वो डेवलपमेंट होती रहती है, सेल मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो केराटिन डेब्री वगैरह वहाँ से गिरता रहता है, झड़ता रहता है सेल्स से, वो भी थैली के अंदर ही जमा होता रहता है, और थैली बढ़ती जाती है साइज़ में, फैलती जाती है। यूँ समझ लीजिए एक गुब्बारा है जो अंदर से वो फूलता जाता है, अंदर की लाइनिंग उसकी मल्टीप्लाई होती रहती है और साइज़ उस गुब्बारे का बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो मिडल ईयर को और जो आसपास की कैविटीज़, एयर सेल्स वगैरह हैं और एरियाज़ हैं, उन सब को तबाह करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो कोलेस्टिटोमा के क्या पार्ट्स हैं? एक तो मैट्रिक्स है, वो जो कि केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है, और सेंट्रल वाइट मास कंसिस्टिंग ऑफ केराटिन डेब्री, ये है कोलेस्टिटोमा। अब चूँकि कोलेस्टिटोमा ही वो कल्प्रिट है, वो मुजरिम है, वो सब कुछ है, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके मुतालिक जानना ज़रूरी है कि ये आता कहाँ से है। क्योंकि आप सबको पता है कि मिडल ईयर की लाइनिंग खुद कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, या यूँ कह लें सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। तो वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे पहुँच गया जिसने वो कोलेस्टिटोमा बना दिया? तो उसके लिए लोगों ने थ्योरीज़ बनाई हैं जो ये जाहिर करती हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कोलेस्टिटोमा वाला वहाँ कहाँ से आया, जहाँ ये था ही नहीं ये एपिथेलियम, तो वहाँ आया कहाँ से? उसके लिए सबसे पहले कंजेनिटल सेल रेस्ट थ्योरी है जो ये बताती है कि शायद वहाँ कुछ सेल्स कंजेनिटली मौजूद थे, स्क्वेमस सेल्स, जो कि बाद में मल्टीप्लाई हो गए, एक सेक बना ली, और फिर वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी। एक तो ये कंजेनिटल सेल रेस्ट है। दूसरी थ्योरी है इन्वेजिनेशन थ्योरी या विटमार्क थ्योरी। इसमें क्या वो बताते हैं कि इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पास टेंसर,
पास्ट टेंसा की जो पोस्टर सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल जो है वो स्किन लाइनिंग है सारी। तो किसी परफोरेशन के थ्रू ये कहते हैं कि वो ये स्किन लाइनिंग अंदर रिंग जाती है, यूँ समझिए मिडल ईयर में घुस जाती है, इसको इन्वेजिनेशन कहते हैं, और वहाँ पर ये सैक बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एपिथेलियल इन्वेजन थ्योरी, हैबरमैन थ्योरी, जो कि ये एपिथेलियम है मिडल ईयर का, वो तो कॉलमनर है, सिलिएटेड कॉलमनर है। स्क्वाइमस एपिथेलियम एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल में है। तो ये क्या करता है कि कुछ सेल्स ये एपिथेलियम किसी ट्रॉमा के बाद या कोई परफोरेशन के बाद उस परफोरेशन से घुस जाता है अंदर ये एपिथेलियम, और मिडल ईयर में वो सैक बना देता है कोलेस्टिटोमा की। ये हुई एपिथेलियल इन्वेजन। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया थ्योरी ये कहते हैं कि जो बेसल सेल्स हैं एपिथेलियम में, उनमें ये खुसूसियत बाज़ औक़ात होती है कि वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। तो वो बेसल सेल्स जो मिडल ईयर में मौजूद हैं वो कभी कभी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से वो बेसल सेल्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स में बदल जाते हैं। और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया थ्योरी ये है कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है मिडल ईयर के अंदर, वो स्क्वेमस एपिथेलियम में क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से तब्दील हो जाता है और कोलेस्टिटोमा बना देता है। कोलेस्टिटोमा की खासियत क्या होती है, क्या है उसमें ऐसा, वो क्या करता है? सबसे बड़ी बात, इन्वेड्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स फर्स्ट। वो कोलेस्टिटोमा जो उसके इर्द गिर्द, उस सैक के गिर्द मिडल ईयर के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उनको तबाह करता है। दूसरे, वो क्या करता है, ये किस तरह करता है तबाह? लोग कहते हैं 3 तरीक़ों से तबाह करता है कोलेस्टिटोमा। पहली चीज़, उसका डायरेक्ट प्रेशर जो है स्ट्रक्चर्स पर मिडल ईयर के अंदर, वो इस्कीमिया पैदा करता है टिश्यूज़ में, और इस्कीमिया की वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस होने लगता है बाकी टिश्यूज़ का, बोन्स का और वो नेक्रोज हो जाती है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरे, एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि कोलेस्टिटोमा से लाइसोसोमल एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, और वो लाइसोसोमल एंजाइम्स बोन डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं मिडल ईयर के अंदर, ऑसिकुलर डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं मिडल ईयर के अंदर, और बोनी लैब्रिंथ को भी वो तबाह करते हैं, और फेशियल कैनाल को भी कभी कभी तबाह कर देते हैं, और साइनस प्लेट या टैगमेंट टिम्पेनाई को भी तबाह कर देते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिडल ईयर के गिर्द और मिडल ईयर के अंदर मौजूद हैं, और ये जब तबाह होते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। ये एक कोलेस्टिटोमा की पिक्चर है, वाइटिश डेब्री मौजूद है, परफोरेशन से नज़र आ रहा है मिडल ईयर में। ये मिडल ईयर कैविटी है, जो कि हो सकता है आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये उसी की तस्वीर है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू हम देख रहे हैं ये कोलेस्टिटोमा, डेब्री और वाइटिश ग्लिस्टनिंग स्ट्रक्चर्स। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, ये क्या करता है? ये लो ग्रेड ऑस्टियाइटिस करता है, जो मैस्टोइड बोन वगैरह पे होता है, और फिर उससे मैस्टोइड बोन भी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, और ये लोकलाइज होता है ज़्यादातर तो मिडल ईयर कैविटी और मैस्टोइड में, और लेकिन ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। अब कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा क्या है? उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स वगैरह, और ग्रेनुलेशन टिश्यू ये भी डिस्ट्रक्टिव है। अब ये एचिक्वेंटल टाइप डिजीज़ की क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात, एयर डिस्चार्ज। वो कौन से टाइप का एयर डिस्चार्ज होता है? ये फाउल स्मेलिंग और स्कैंटी टाइप डिस्चार्ज होता है, यानी उससे बड़ी सड़ी हुई बदबू आती है, और फाउल स्मेल जिसे कहते हैं, और स्कैंटी भी होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता वो।
लेकिन बदबू होती है कि बाज़ औक़ात उस मरीज़ के करीब भी लोग नहीं आते, इतनी बदबू उसके कान में से आ रही होती है। ठीक है, तो इसको स्टेंच कहते हैं, बड़ी ख़राब बदबू को। खैर, हियरिंग लॉस जो कि मोस्टली कंडक्टिव है लेकिन सेंसरी न्यूरल भी हो जाता है। कभी कभी जब बोन डिस्ट्रक्शन बढ़ती है तो फिर कॉक्लिया भी कभी कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से हियरिंग लॉस कंडक्टिव से फिर मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस में बदल जाता है। ब्लीडिंग भी कभी कभी हो जाती है जो ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह या पॉलिप से हो रही होती है इस बीमारी में। साइंस क्या है एटिक्वेंटल टाइप डिजीज़ के? एटिक परफोरेशन या पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन होती है और इसके साथ साथ रिट्रैक्शन पॉकेट जो कि इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया पास्ट टेंस हमें नज़र आता है, यानी रिट्रैक्शन पॉकेट है, एटिक परफोरेशन है और कोलेस्टिटोमा पर्ली वाइट फ्लेक्स ऑफ कोलेस्टिटोमा कैन बी सीन इन रिट्रैक्शन पॉकेट्स। इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं इस बीमारी के लिए? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, यानी अंडर द माइक्रोस्कोप जो हम हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर कोलेस्टिटोमा कुछ इतना सामने नहीं होता, थोड़े वो कोलेस्टिटोमा डेब्री जो है वो छुपा हुआ होता है, तो माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो वो माइक्रोस्कोप में भी ओपीडी में कभी कभी एग्जामिनेशन किया जाता है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट जो है वो जाहिर करते हैं कि किस हद तक हियरिंग लॉस हो चुका है। फिर एक्सरे मैस्टॉइड्स बताते हैं कि कितना बोन डिस्ट्रक्शन वगैरह या ऑस्टियाइटिस या ऑस्टियोनेक्रोसिस है। इसके अलावा सीटी स्कैन ये जाहिर करता है एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोलेस्टिटोमा और एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि सीटी स्कैन पर बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है। और कल्चर सेंसिटिविटी ईयर डिस्चार्ज की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फाउल स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है बहुत, ये ज़्यादातर इस एटिक्वेंटल टाइप डिज़ीज़ में सीडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है और इसको आम एंटीबायोटिक्स कवर नहीं करती। इसीलिए हम कल्चर कराते हैं, तो जब ये पता लगता है कि इसमें सीडोमोनास का इन्फेक्शन है तो फिर उसी हिसाब से, उसी निस्बत से एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। मैनेजमेंट क्या है एटिक्वेंटल डिज़ीज़ का? प्राइमरी एम तो यही है कि सारी बीमारी निकाल दी जाए। और ईयर जो अनसेफ है, अनसेफ क्यों है? इसलिए कि ये बीमारी ब्रेन की तरफ भी जा सकती है, ब्रेन एब्सेसेस बन जाती हैं और मरीज़ मफलूज हो जाता है या मर जाता है। या फिर इन बीमारी में ऑस्टियाइटिस और ये ऑसिकुलर नेक्रोसिस की वजह से सारी हियरिंग ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। या फिर कॉक्लियर डैमेज, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स डैमेज हो जाती हैं, या लैब्रिन्थाइटिस हो जाता है। इन सारी वजूहात को दूर करने के लिए और ईयर को सेफ बनाने के लिए हम सर्जरीज करते हैं, ताकि उस कोलेस्टिटोमा को पूरा का पूरा निकाला जा सके और कान सेफ हो जाए मरीज़ के लिए। और सेकंड प्रायोरिटी क्या है? ये है प्रिजर्व और या रिकन्स्ट्रक्ट करें जो हियरिंग लॉस हो चुका है उसको। प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जो कि एटिक्वेंटल टाइप डिज़ीज़ में किए जाते हैं? उनका सबसे बड़ा मकसद तो यही होता है कि कोलेस्टिटोमा निकाला जाए, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही वो मुजरिम है जो तबाही फैला रहा होता है अंदर। तो इसलिए अब इसमें एक प्रोसीजर है कैनाल वॉल अप, दूसरा है कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर्स। ये दो प्रोसीजर्स हैं जो कि हम देखभाल के करते हैं कि किस मरीज़ में कौन सा प्रोसीजर मदद देगा। सिंपल मैस्टोइडेक्टमी, ये कैनाल वॉल अप, दूसरा एटिकॉटमी, तीसरा है पोस्टीरियर टिम्पेनोटमी। ये कैनाल वॉल अप प्रोसीजर्स हैं जिसमें कोशिश की जाती है कि कोलेस्टिटोमा तो पूरा ही निकल जाए, लेकिन हियरिंग भी प्रिजर्व हो जाए तो अच्छा है। दूसरा है कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, जिसमें रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी की जाती है, ताकि कोई चांस ही ना रहे बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस होने का। कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि एटिक्वेंटल टाइप डिज़ीज़ ये वाली जो है, या इस मरीज़ को या उस मरीज़ को है, ये ख़तरनाक है या इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं? अगर डिस्चार्ज तो है लेकिन
ज़्यादातर जो डिस्चार्ज क्रॉनिक सेप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया में हो रहा होता है, चाहे वो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप डिजीज़ हो, चाहे वो एटिक्वेंटल टाइप की डिजीज़ हो, ज़्यादातर डिस्चार्ज पेनलेस होता है। लेकिन जब किसी मरीज़ को दर्द के साथ डिस्चार्ज होने लगे तो फिर घंटी बजती है कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है। इसी तरह अगर मरीज़ यूँ तो कान बहता ही था लेकिन अब उसको चक्कर भी आने लग गए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस में ये गिना जाता है कि हो सकता है ये अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स या लैब्रिंथ की तरफ बीमारी जा रही है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। इसी तरह परसिस्टेंट हेडेक, फेशियल वीकनेस, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो जाए, और फिर इसी तरह परसिस्टेंट हेडेक जो कि हो सकता है कि ब्रेन की तरफ बीमारी जा रही हो उस वजह से हो रहा हो। ये सारी जो हैं वो ख़तरे की घंटियां हैं जो बजती हैं और ज़ाहिर करती हैं कि भाई ये कोई आम क्रॉनिक सेप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ मज़ीद करना पड़ेगा। फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ ज़ाहिर करती हैं कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इरिटेबिलिटी, नेक रिजिडिटी, ये मेनिंजाइटिस में होता है ज़्यादातर, तो ये भी अगर किसी को हो रहा है तो बहुत ख़तरे की बात है और एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। डिप्लोपिया, आँखों से डबल विज़न हो रहे, दो नज़र आने लगे, तो भी ये ज़ाहिर करता है कि ये कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है पेशेंट। फिर एटेक्सिया, अगर चलने में वो लड़खड़ाने लगे मरीज़, सीधा ना चल पाए, तो इसका मतलब बीमारी जो है वो बढ़कर ब्रेन तक जा रही है या सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर रही है या कहीं और ऐसी सूरत हाल है। एब्सेस अराउंड द ईयर, अगर कान के पीछे या कान के गिर्द कहीं एब्सेस बन जाए, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।